आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12 आगे का जो भी टॉपिक है। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स हैं, किस किस लेवल पर क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, पहला लेवल होता है हमारे पास टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडल लेवल, तीसरा होता है लोअर लेवल। फर्स्ट टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, दे आर यूजली रेफर टू एज, उनको हम क्या किस किस नाम से जान सकते हैं, चेयरमैन हो गए बिजनेस उसकी कंपनी के, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं वो सारे के सारे न्यू पॉलिसीज बनाते हैं। सारी प्लानिंग का प्रोसेस यही होता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी यही बनाए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। फिर है टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी वेलफेयर बिजनेस के द्वारा किया जा रहा है और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी अगर ये जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी डिसीजंस लेंगे उन्हीं के बेस पर जो बिजनेस है वो सर्वाइव करेगा। अगर हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया है तो ये उस हिसाब से ऐसा डिसीजन लेंगे कि जो चेंज है उनको अडेप्ट करेंगे और बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करेगा। फिर है दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉर देयर अचीवमेंट, यानी ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बनाते हैं और उनको अचीव करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या बनाई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। फिर है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज, ये जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑल द एक्टिविटीज, जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और जो भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर उसके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और स्ट्रेसफुल होती है, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस टॉप लेवल मैनेजमेंट पर होता है। क्यों? क्योंकि जो बाद के मैनेजर्स होते हैं इन्हीं की बनाई हुई रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज के ऊपर वर्क करते हैं, तो सारा का सारा जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। फिर नेक्स्ट है मिडल लेवल मैनेजमेंट। जो मिडल लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो एक लिंक होते हैं बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल जो होता है वो पॉलिसीज वगैरह बनाता है, जो मिडल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट किसकी हेल्प से करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर की, लोअर लेवल पर्सन की हेल्प से। फिर है दे आर सबॉर्डिनेट्स टू टॉप मैनेजर्स, ये जो होते हैं टॉप मैनेजर्स के सबॉर्डिनेट होते हैं, यानी जो टॉप लेवल मैनेजर है वो मेन मैनेजर होगा और उसके अंडर ये काम कर रहे हैं तो उसके ये सबॉर्डिनेट होते हैं और सुपीरियर होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर के। जो नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है उनके क्या होते हैं, ये सुपीरियर होते हैं। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स, इनको हम डिवीजन हेड्स के नाम से भी जानते हैं। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज, सारी जो भी प्लान्स हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, प्लान्स को कंट्रोल करता है, और जो भी स्ट्रैटेजीज हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं उनको भी वो इम्प्लीमेंट करता है अपने काम में। फिर है उसी समय जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनको वो जो भी टास्क टॉप लेवल मैनेजर ने बताया है वो सारा किसको बताता है, लोअर लेवल मैनेजर को बताता है। देयर मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स, जो भी प्लान्स
टॉप लेवल मैनेजर ने बनाए हैं वो सारे कैरी आउट करना इसका मेन टास्क होता है। पहला है इंटरप्रेट पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है उनको इंटरप्रेट करना यानी इम्प्लीमेंट करना। फिर है सेकेंड, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल। ये भी ध्यान रखना है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कि जो भी उनका जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो पर्सनल है यानी एम्प्लॉयज जो हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी है कि नहीं है। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर 10 एम्प्लॉयज होने चाहिए। अगर इससे कम है तो वो और रिक्रूटमेंट वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दैम। जो भी नीचे के मैनेजर्स हैं लोअर लेवल पर जो काम कर रहे हैं उन सबको क्या करता है, ड्यूटीज असाइन करता है कि उनको क्या क्या काम करने हैं, और ड्यूटीज असाइन करने के साथ साथ वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करता है कि अगर ये ड्यूटी असाइन की है तो उसके रिस्पॉन्सिबल वही पर्सन्स होंगे। फिर है मोटिवेट दैम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो मोटिवेट करते हैं कि एम्प्लॉयज को कि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सके। फिर है कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कॉपरेशन बना के रखते हैं कि जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छे से हो सके, स्मूथली हो सके। अब अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो इनके साथ एक कॉपरेट बना के रखेगा क्योंकि इसको पता है कि अगर हमारी सेल्स कितनी हो रही है सेल्स मैनेजर को पता है। ठीक है। वो सेल्स मैनेजर क्या बताएगा कि और गुड्स प्रोड्यूस करने या नहीं करने, तो उनके साथ कॉपरेट बना के रखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। और ये किस फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो भी एक्टिविटी करते हैं ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि सारा का सारा जो भी टास्क है वो मिडल मैनेजर ही सारा लोअर मैनेजर को बताता है और उन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को बताता है और उनसे ही वो वर्क करवाता है, तो वो इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइज लोअर लेवल, यानी जो फॉरमैन्स होते हैं और सुपरवाइजर्स होते हैं ये लोअर लेवल के अंडर आते हैं और इन लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो सारा का सारा जो भी वर्क फोर्स होती है उनकी उसका काम कौन देखता है, सारा सुपरवाइजर देखता है। ध्यान रखता है कि जिस हिसाब से मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय टॉप मैनेजमेंट। उनकी जो अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ना ही उनको ज़्यादा अथॉरिटी दी जाती है और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, जिस हिसाब से प्लान्स उन्होंने बनाए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उस हिसाब से ही उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क। जो ये पर्सन्स होते हैं लोअर लेवल वाले उन जो ये हैं एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ इंटरेक्ट रहते हैं, उनको पता होता है कि एक्चुअली क्या काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट टू वर्कर्स। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिडिल मैनेजमेंट के पास से आती है वो किसको पास आउट करते हैं, वर्कर्स को जो कि वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनको वो सारी इंस्ट्रक्शंस बताते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने उनको बताई हैं। फिर है थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। उनके एफर्ट्स के ही बेसिस पर जो क्वालिटी है आउटपुट की, जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो भी गुड प्रोड्यूस होगा उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज। जो भी मटेरियल है उनकी वेस्टेज को भी मिनिमाइज रखा जाता है। एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन किया जाता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यानी वहाँ पर सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। अगर कोई मशीनरी ज़्यादा खराब वराब तो नहीं है, कोई किसी मशीन में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारा सेफ्टी मेजर्स ध्यान रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं और ये जो फंक्शंस हैं ये एज इट इज इसी सीरीज के अंदर आएंगे, कोई ऊपर नहीं होगा ना ही कोई नीचे होगा। ठीक है। पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस।
थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में ही ये सोच लेना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। इसमें क्या होता है, सारे थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom it will be done. It will be done यानी क्या करना है, कैसे करना है और किसकी हेल्प से करना है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है प्लानिंग के अंदर आता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब इसमें ही आता है कि इसके अंदर हम क्या क्या डिसीजन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वो मेक करेंगे, और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसके जो वेज होंगे उनको भी प्लान करके रखेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो भी हमने ये प्लान्स वगैरह सारे डिसाइड कर लिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कौन से तरीके से करना है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग पर आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, अब जो भी हमने प्लान्स फॉर्मुलेट कर लिए उनको हम डिवाइड कर देंगे अदर पीपल्स के अंदर। ठीक है, ये पर्सन्स हैं ABC, इनके अंदर डिवाइड कर देंगे। जो भी सिमिलर ग्रुप ऑफ नेचर के वर्क होते हैं, सिमिलर नेचर के जो वर्क होते हैं वो एक ही कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। बी की कैटेगरी के अंदर जो भी उसके सिमिलर नेचर ऑफ वर्क हैं उसके अंदर डाल देंगे। यानी जो वर्क हैं उनको डिवाइड कर देंगे, उनको ड्यूटीज असाइन कर देंगे और उनको अथॉरिटी और रिसोर्सेज भी एलोकेट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा वर्क किसको असाइन करना है। उसके बाद स्टाफिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि किस किस पर्सन को असाइन करना है, कौन से पर्सन्स हमें रिक्वायर्ड हैं। यानी फाइंडिंग राइट पीपल at right place on right post और पोस्ट, यानी उन पर्सन्स को ढूंढना है जो कि उस पोस्ट के काबिल हों। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि अगर हमें एक टीचर चाहिए इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसने पढ़ाई करी हो। अगर उसने साइंस ले रखी थी तो हमारे और बहुत हाई वेल एजुकेटेड है, उसको बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, बहुत सारी डिग्रीज हैं उसके पास, लेकिन वो हमारे इस काम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टाफिंग में ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन सा पर्सन किस पोस्ट के लिए सुटेबल है। अब इसमें जो स्टाफिंग होता है इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी प्लेसमेंट की जाती है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हम पर्सन्स को एप्लीकेशंस अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशंस देते हैं, और फिर उसके बाद उनकी जब एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं तो हम उनमें से जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनकी प्लेसमेंट कर लेते हैं। प्लेसमेंट यानी उनको पोस्ट बता देते हैं कि वो किस पोस्ट पर काम करने के लिए सुटेबल है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई नई टेक्निक आ गई है या उनको काम करने का वो तरीका बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस मेथड से क्या क्या काम किए जाते हैं। फिर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर हम डायरेक्ट करते हैं, यानी डायरेक्टिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। उनको लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं पर्सन्स को कि वो काम कर सके, सुपरवाइज करते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दो मेन बेस्ट कीज हैं मोटिवेशन के अंदर, वो है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। डायरेक्टिंग जो है हमारा कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व करता है। मोटिवेटिंग सिंपली मीन्स है कि पर्सन्स को मोटिवेट करना। अब मोटिवेट हम जो है दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल वे और दूसरा होता है हमारे पास नॉन फाइनेंशियल वे। ठीक है, फाइनेंशियल यानी
अगर कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट अभी क्या है कि उसको एक अच्छा बोनस दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम दी जाए, तो हम उसको फाइनेंशियली क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियली कोई पर्सन चाहता है कि उसका स्टेटस इंक्रीज हो जाए, उसको प्रमोशन मिल जाए, तो हम उसको प्रमोशन दे देते हैं जिससे उसका स्टेटस इंक्रीज हो जाता है। तो डायरेक्टिंग में हमारा मेन काम होता है मोटिवेट करना, ठीक है। फिर आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, मेनली जो भी मैनेजमेंट हमारी है, ये जितने भी हमने सारे फंक्शंस परफॉर्म करे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो गोल्स थे, ठीक है, वो एक्चुअली कितने सेट कंप्लीट हो गए हैं। यानी जो हमारे एक्चुअल गोल्स हैं उनको हम इक्वल करते हैं कि हमारे कितने डिजायर्ड गोल्स थे। हम ये चेक करते हैं कि हमने जो गोल सेट किए थे क्या वो एक्चुअली में कितने कंप्लीट हुए। मान लीजिए मैंने कहा था कि मेरी 150 से सेल बढ़ जाए, 150 आउटपुट से, लेकिन मेरी 120 की बढ़ी, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं मेरी प्लानिंग जो फंक्शंस हैं उनके अंदर कमी थी। तो मैं उस कमी को फाइंड आउट करूंगी कि कहाँ मेरी कमी रह गई। अगर इसी में 150 की ही मैंने सोचा था कि मेरी सेल होगी, मैंने ये गोल सेट कर रखा था, और 160 हो गई, तो मैं ये देखूंगी कि कहाँ मैंने अच्छा एक पॉइंट, हमने क्या चेंज ऐसा लाया जिसकी हेल्प से मुझे प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट आने वाले ईयर के लिए सुटेबल रहेगा, तो उस प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। यानी यहाँ पर ये देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि हमने जो परफॉर्मेंस की है, जो करंट मेजर्स हैं वो क्या हैं, और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। यहाँ पर हमारी क्या निकल के आई थी, एक डेविएशन निकल के आई थी। डेविएशन मीन्स कि हमारा जो गोल था उस तक हम नहीं पहुंचे, उससे कम पहुंचे हैं, तो ये क्या निकल के आई, एक हमारी डेविएशन निकल कर आई, माइनस पॉइंट निकल कर आया। तो डेविएशन को अब हमें करेक्ट करना है, तो उसके लिए जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो कंट्रोलिंग के अंदर लिए जाते हैं उसको करेक्ट करने के लिए।